सो कल हम लोग ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि इम्यूनिटी टू टाइप का हमने डिस्कस किया। फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी और सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी को। सो इनेट इम्यूनिटी को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं 4 बैरियर्स के रूप में। हमारे एनसीईआरटी ने इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर डिस्कस किए हैं। सबसे पहला बैरियर अगर हम लोग इनेट इम्यूनिटी में देखेंगे, सबसे पहला बैरियर आता है फिजिकल बैरियर और एनाटॉमिकल बैरियर। फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर मतलब एनाटॉमी और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बॉडी के, वो यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेंगे, इम्यूनिटी की तरह, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे या फिर इम्यूनिटी बनाने में हमारे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला फिजिकल और इनेट इम्यूनिटी में आता है स्किन और सेकंड आता है म्यूकोजा। स्किन कैसे एक्ट करेगा हमारे इम्यूनिटी की तरह, तो स्किन जो होता है स्टेरिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ठीक है, स्किन जो है एक्ट करेगा किसकी तरह, इम्यूनिटी की तरह, मतलब कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगा हमारे स्किन पे नहीं होगा। ठीक है, तो स्किन किसकी तरह एक्ट करेगा, आपको जा करके इम्यूनिटी की तरह इनेट इम्यूनिटी देगा। क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा इनेट इम्यूनिटी। क्लियर। उसके बाद म्यूकोजा, ये तो हो गया बाहर की बात कि एनाटॉमी के बाहर का जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, उसको कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, तो स्किन। बट अगर कोई बैक्टीरिया स्किन के हमारे बॉडी के अंदर अगर चला जाता है, अंदर कैविटी में चला जाता है, इनर कैविटी, गट की कैविटी हो गई, चाहे आपका अंदर म्यूकोजल कैविटी हो गया, या अंदर मतलब माउथ के अंदर ओरल कैविटी हो गया, बकल कैविटी हो गया, ये सारा अंदर का जो बॉडी पार्ट होता है उसको कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, तो हमारी म्यूकोजा सेल्स या म्यूकोजल सेल्स प्रोवाइड करेंगे क्या, अंदर की इम्यूनिटी। मतलब कोई बैक्टीरिया अगर एंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर तो ये क्या करेंगे, उसको जाके डिस्ट्रॉयड करेंगे। क्लियर। इसके बाद एनसीईआरटी डिस्कस करती है सेकंड बैरियर, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। मतलब अब बैक्टीरिया अगर स्किन या फिर म्यूकोजल कैविटी से अगर बच गया तो यहाँ पर सेकंड बैरियर हम लोग का बॉडी इनहिबिट होगा। सेकंड बैरियर जो होगा एग्जिट करेगा, कौन सा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। मतलब अब अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला गया तो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा। सपोज टाइफाइड का कोई बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर गट पर, और जाने के बाद अपने सेल को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, और जब नंबर को बढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ फिजियोलॉजी में चेंज आएगा बॉडी के। तो देखिए फिजियोलॉजी में चेंज आएगा। तो सपोज मानिए कि बैक्टीरिया का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ अगर होगा तो जैसे जैसे एंटीजन का प्रोडक्शन होगा वैसे हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, उसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीबॉडी और एंटीजन का क्या होगा, एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होगा, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। क्लियर है। तो जब रिएक्शन होगा तो ऑटोमेटिक है कि बॉडी का फीवर जो होगा, वो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो बॉडी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फीवर। मतलब क्या हुआ, बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ा करके क्या किया, तो बैक्टीरिया या पैथोजन जो था उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, मतलब एक्ट किया किसकी तरह, इम्यूनिटी की तरह। इसके बाद सेकंड आता है पीएच। अगर हम लोग पीएच की बात करें तो सबसे पहला पीएच हमारी ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में जो है सलाइवा एमाइलिस पाया जाता है, जो कैसा होता है, एसिडिक अल्कलाइन पीएच का होता है। तो वो ओरल कैविटी का जो सलाइवा एमाइलिस है वो क्या करता है, हम लोग का एक्ट करता है इम्यूनिटी की तरह। कैसे, उसमें लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को डिसॉल्व करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ओरल कैविटी में जो है पीएच जो है हेल्पफुल रहा। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि हमारे स्टोमक में सबसे ज़्यादा एसिडिक पीएच है अराउंड 2 to 3। तो ये एसिडिक पीएच क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया अगर इस स्टोमक की कैविटी में जाता है, स्टोमक में अगर चला जाता है, तो एसिडिक बिहेवियर होने के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया डिसॉल्व हो जाता है, मर जाता है, और पैथोजन ये जो पीएच है क्या करेगा, हमारा इनेट इम्यूनिटी की तरह एक्ट करेगा। क्लियर। इसके बाद वेजाइना। अगर हम लोग वेजाइना की बात करें तो वेजाइना का पीएच जो होता है वो जनरली एसिडिक पीएच होता है। क्यों होता है एसिडिक पीएच, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस डोडिली, यह बैक्टीरिया हमारे वेजाइना में पाया जाता है, जो कि वहाँ पर वेजाइनल में जो बैक्टीरियल या फिर फंगल ग्रोथ जो होता है उसको कम करता है। क्लियर है। तो इस तरीके से पीएच जो होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, हमारा इम्यूनिटी की तरह। क्लियर। इसके बाद आता है बॉडी सिक्रेशंस। तो बॉडी सिक्रेशन में जैसे मैंने एक सिक्रेशन की बात किया सलाइवा का, दूसरा है सीबम, उसके बाद है स्वीट टीयर्स, आई के द्वारा जो
आई से जो स्वीट टीयर्स निकलते हैं वो भी किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये पीएच वहाँ के उस पीएच में क्या होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है और किसकी तरह एक्ट करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 बैरियर को भी डिस्कस किया। 2 बैरियर में सबसे पहला हमने डिस्कशन किया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन आया, सेकंड म्यूकोसा आया, उसके बाद आया फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहले डिस्कस किया फीवर, दूसरा बॉडी पीएच और तीसरा बॉडी सिक्रेशंस। ये तीनों मिलकर के क्या किए, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड किए। क्लियर है? तो 2 बैरियर के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड बैरियर, वो है सेलुलर इम्यूनिटी। फर्स्ट हमने डिस्कस किया हमारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में स्किन, म्यूकोजा ने इम्यूनिटी प्रोवाइड किया। उसके बाद बॉडी सिक्रेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद आया सेलुलर इम्यूनिटी। फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद अब कौन सा बैरियर आ जाता है, सेलुलर इम्यूनिटी। अब देखिए, अब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स, पीएच, सिक्रेशन, ये सारा बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड किया। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारा ऐसा बॉडी में सेल भी तो होगा जो सेलुलर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा। तो कौन कौन सा सेलुलर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेलुलर इम्यूनिटी में 2 तरह का सेल पाया जाएगा। सबसे पहला नॉन फैगोसाइटिक सेल, इसको नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, और दूसरा फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन फैगोसाइटिक सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल। क्लियर? इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट और कोल्ड मोनोसाइट्स, ये जो होते हैं कौन से सेल होते हैं, नॉन फैगोसाइटिक सेल। मतलब ये फैगोसाइटोसिस नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट किल करते हैं कोई भी पैथोजन को। क्लियर? इसके बाद आते हैं फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर पैथोजेनिक सेल होगा या वायरल इन्फेक्टेड सेल होगा तो ये क्या करेंगे, फैगोसाइटिक सेल उसके पास जाएंगे और उसको डिसॉल्व करेंगे और उसको फिर उसका क्या करेंगे, डिसोल्यूशन कर देंगे, फैगोसाइटोसिस कर देंगे। क्लियर? तो ये सारे होंगे फैगोसाइटिक सेल। क्लियर? तो फैगोसाइटिक सेल का अगर हम लोग बात करें तो फैगोसाइटिक सेल का बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग माने तो PMNL, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लिक लिम्फोसाइट, ये सारा क्या हो, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। PNML, न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेजेस आर द एग्जांपल्स ऑफ फैगोसाइटिक सेल। क्लियर? अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपका ये नॉन फैगोसाइटिक सेल, जिसको हम लोग लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड मोनोसाइट सेल्स, और ये आपका फैगोसाइटिक सेल में न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल। अगर कहीं पर भी इससे अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो ये एग्जाम्पल सबसे पहले क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये नॉन फैगोसाइटिक सेल या फिर फैगोसाइटिक सेल कैसे एक्ट करते हैं और कैसे जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सारा हम लोग आगे के आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद आता है साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, अब साइटोकाइनिन बैरियर में क्या है कि इंटरफेरॉन्स, अब कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, सपोज कोई सेल हमारी बॉडी की कोई सेल थी, उसको क्या किया कि वायरस कोई इंटर किया हमारे बॉडी में, और वायरस ने क्या किया, हमारे सेल को वो जाके इफेक्ट कर दिया। ठीक है, वायरस गया उस सेल के डीएनए में चला गया, तो वायरल डीएनए कहाँ ट्रांसफर हो गया, हमारे सेल में। अब ये हमारा जो सेल है वो क्या करेगा, इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन करेगा, किसके विरुद्ध, उस वायरल इन्फेक्टेड सेल के विरुद्ध। ठीक है, वो इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे कि वो जो इन्फेक्टेड सेल होगा उसके चारों तरफ वो वायरल प्रोटीन की तरह वहाँ पे जाकर के इंटरफेरॉन चिपक जाएंगे, और हमारे वो जो वायरल प्रोटीन क्या होगा, जो इंटरफेरॉन जो वायरल इन्फेक्टेड सेल में जाएंगे वो क्या करेंगे, ब्लिंकिंग करना स्टार्ट करेंगे, और हमारे जो एंटीबॉडीज है वहाँ पर आकर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब ये साइटोकाइनिन इंटरफेरॉन जो था वो अपने जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है उससे हम लोग को बचाया, तो क्या प्रोवाइड किया, इम्यूनिटी प्रोवाइड किया। तो ऐसे करके जो साइटोकाइनिन बैरियर में जो इंटरफेरॉन है वो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इनेट बैरियर पढ़ा। इनेट बैरियर में हमने 4 बैरियर को डिस्कस किया। सबसे पहला बैरियर हमने क्या पढ़ा, तो फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमने क्या पढ़ा, स्किन को पढ़ा, म्यूकोसा को पढ़ा। उसके बाद आया फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमने क्या डिस्कस किया, फीवर को डिस्कस किया, पीएच को डिस्कस किया। उसके बाद बॉडी सिक्रीशंस आए। उसके बाद क्या आया,
सेलुलर इम्यूनिटी और सेल बेस्ड इम्यूनिटी। अब सेल बेस्ड इम्यूनिटी में हमने क्या पढ़ा, नॉन फाइगोसाइटिक सेल और फाइगोसाइटिक सेल में। नॉन फाइगोसाइटिक सेल में हमने क्या एग्जांपल बताया, नेचुरल किलर सेल, लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट और ऑल्सो कॉल्ड मोनोसाइट्स। उसके बाद हम लोग फाइगोसाइटिक सेल का डिस्कस किया। फाइगोसाइटिक सेल में क्या, पीएनएमएल, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज, जो कि बेस्ट एग्जांपल है कौन से, फाइगोसाइटिक सेल का। इसके बाद और लास्ट हमने चौथा बैरियर को डिस्कस किया, वो था साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर में हमने इंटरफेरॉन का डिस्कशन किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे यह जो फैगोसाइटोसिस, जो ये फैगोसाइटिक सेल है या जो नॉन फैगोसाइटिक सेल है, कैसे हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं। क्लियर, अभी आप लोग इसको नोट करें। अब इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या डिस्कस किया, नॉन फैगोसाइटिक और फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, अब नॉन फैगोसाइटिक में नेचुरल सेल को हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन फैगोसाइटिक सेल जो है वो कैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर, अभी लोग समझते हैं नॉन फैगोसाइटिक सेल। क्लियर, देखिए नॉन फैगोसाइटिक सेल, नॉन फैगोसाइटिक सेल का हमने क्या एग्जांपल बताया था, एमके सेल, नेचुरल किलर सेल बताया था। अब देखिए नेचुरल किलर सेल क्या है, ये हमारा क्या हुआ, नेचुरल किलर सेल। कौन है ये, नेचुरल किलर सेल। क्लियर, इसका ये रिसेप्टर हुआ। अच्छा, इसके बाद ये क्या आया, कोई वायरल सेल जो है हमारे बॉडी से, ये हमारा बॉडी सपोज करते हैं, ये बॉडी से क्या हुआ, कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल जो हुआ वो बॉडी में इंटर किया ऐसे, कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है क्या किया, हमारे बॉडी में इंटर किया। क्लियर, तो ये है कौन है, वायरस इन्फेक्टेड सेल या फिर टारगेटेड सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल, या फिर इसको हम लोग एक और बोल सकते हैं क्या, ट्यूमर सेल। क्या बोल सकते हैं, ट्यूमर सेल। क्लियर, अब देखिए ये ट्यूमर सेल है। क्लियर, ये उसका रिसेप्टर से बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारे रिसेप्टर हो सकता है, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर होगा, एक रिसेप्टर नहीं, बहुत सारे रिसेप्टर। क्लियर, देखिए अब क्या होगा कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल था। अब जब वायरस इन्फेक्टेड सेल हमारा बॉडी में इंटर किया तो क्या हुआ, ये जो नेचुरल किलर सेल था ये एक्टिव हुआ, इसका नंबर बढ़ा। क्लियर, इसका नंबर बढ़ा। अब ये नेचुरल किलर सेल क्या करेगा कि इस नेचुरल किलर सेल में इसका जो अंदर का जो ये सेल है, ये सेल, ये सारा, इस सेल में क्या पाया जाता है, ग्रे इंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरिन इंजाइम्स। ठीक है, जो परफोरेशन करता है, परफोरेशन का मतलब क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ होल इन वायरस इन्फेक्टेड सेल। और पोर का क्रिएशन करना कहाँ पर, वायरस इन्फेक्टेड सेल में क्या करेगा, परफोरिन प्रोटीन परफोरेशन करेगा, होल बनाएगा। और जब कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल में ये परफोरिन प्रोटीन, जब इंजाइम यहाँ से जब निकलेगा परफोरिन, और ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको इन्फेक्ट किया, यहाँ पर होल बनाया, और जब ये होल बनाएगा तो इसका जितना भी अंदर का जो साइटोप्लाज्म था, ये साइटोप्लाज्म क्या होगा, बाहर जाएगा, बाहर चला जाएगा, या फिर होल क्रिएट होगा तो बाहर जाएगा, और बाहर जाने के बाद क्या होगा, ये सेल पूरा बर्स्ट हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, कोई भी नेचुरल किलर सेल था, वायरस इन्फेक्टेड सेल था, जैसे ही वायरस इन्फेक्टेड सेल हमारे बॉडी में एंटर किया, नेचुरल किलर सेल का नंबर बढ़ा, परफोरिन ग्रे एंजाइम जो होगा, ग्रे एंजाइम, ये इनके सेल ग्रे एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा, और ये ग्रे एंजाइम्स परफोरिन क्या करेगा, इस वायरस इन्फेक्टेड सेल में इंटर करेगा, यहाँ पर जाकर पोर का क्रिएशन करेगा, होल बनाएगा, और ये होल बनाने से क्या होगा, इसका जो अपना जो साइटोप्लाज्म था वो बाहर रिलीज करेगा, और जब होल हो जाएगा साइटोप्लाज्म बाहर जाएगा, और जब साइटोप्लाज्म अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा, वहां पर इस सेल का बर्स्ट हो जाएगा, सेल कोलैप्स कर जाएगा, और जैसे ही सेल कोलैप्स हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कोई भी बॉडी का अगर सेलुलर साइटोप्लाज्म ही बाहर चला गया, मेन सेलुलर एरिना ही बाहर चला गया, तो बॉडी, उसका जो बॉडी होगा वायरस का, वो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो बर्स्ट हुआ वो टारगेटेड सेल खत्म हो गई। और इस प्रकार हमारे जो नॉन फैगोसाइटिक सेल और नेचुरल सेल था वो क्या किया, इम्यूनिटी प्रोवाइड किया हमारे बॉडी को। क्लियर है, नॉन फैगोसाइटिक सेल। अरे आप लोग इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फैगोसाइटिक सेल। क्लियर, अब नॉन फैगोसाइटिक सेल के बाद फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल का मैंने एग्जांपल बताया था मैक्रोफेजेस, अगर मैक्रोफेज का डिस्कशन करते हैं। अब फैगोसाइटिक सेल, मतलब फैगोसाइटिक सेल क्या करेंगे, उसका फैगोसाइटोसिस करेंगे। कहाँ पर फैगोसाइटोसिस करेंगे, तो हमारे ब्लड में। अगर कोई ब्लड बॉर्न पैथोजन, कोई ब्लड में
ट्रेवल करने वाला पैथोजन अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है कहीं पर बॉडी पार्ट में, वो ब्लड के थ्रू फ्लो हुआ और टारगेटेड ऑर्गन में जाके पहुंच गया। अब हमारे मैक्रोफेजेस कैसे उसका डिस्ट्रॉय करेंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो 5 स्टेप में जो है फैगोसाइटोसिस करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? वेजोडाइलेशन, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स का क्या होगा? डायलेशन होगा। ब्लड वेसल जो था नैरो था, नैरो के बाद ब्लड वेसल क्या होंगे? डायलेट होंगे। मैक्रोफेज क्योंकि लार्ज होते हैं साइज में, तो वहाँ पर वो ट्रैवल करते हुए उस वायरस इन्फेक्टेड सेल के पास पहुँचेंगे। उसके बाद एडिशन होगा, मतलब वायरस इन्फेक्टेड सेल और ब्लड वेसल्स का एडिशन दोनों एक साथ जुड़ेंगे। उसके बाद डायपेडिसिस या माइग्रेशन या इमिग्रेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मैक्रोफेजेस सेल हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल से जाकर के अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद क्या करते हैं? कीमोटैक्सिस करते हैं। कीमोटैक्सिस मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ परऑक्सीसोम्स। क्लियर? मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमारी जो फैगोसाइटिक सेल थी वो फैगोसाइटोसोम का प्रोडक्शन करेंगे और वो फैगोसाइटोसोम क्या करेगा फिर आगे जाके? उस पूरा वायरस इन्फेक्टेड सेल का क्या कर लेगा? फैगोसाइटोसिस। क्या कर लेगा? फैगोसाइटोसिस कर लेगा। और इस तरीके से हमारे जो फैगोसाइटिक सेल है वो क्या प्रोवाइड करेंगे? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? सो अब इनेट इम्यूनिटी के बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहला हुआ कि 2 तरह का सेल्स जो पाए जाते हैं वो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और कौन कौन सा सेल है? तो सबसे पहला सेल है आपका लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट में 2 लिम्फोसाइट्स, द बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स सेल्स। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में जब फर्स्ट टाइम उसका एनकाउंटर होता है, सपोज करते हैं कि कोई भी अगर जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसको जब फर्स्ट एनकाउंटर कराया जाता है, मतलब वैक्सीनेशन, उसमें क्या होता है कि बाहर से हम लोग कोई भी एंटीजन को लेकर के आते हैं, उस बच्चे के बॉडी में उसको इंजेक्ट कराते हैं और इंजेक्ट कराने के बाद क्या होता है कि वो जाकर के हमारी बॉडी हमारी इम्यूनिटी से जाकर टकराता है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन वहाँ पर होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो मेमोरी है, उस एंटीजन की जो मेमोरी थी वो हमारे बॉडी में जाकर के स्टोर हो जाती है। तो उस समय जो बॉडी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जो रिएक्शन देता है वो प्राइमरी रिएक्शन होता है, मतलब लो इंटेंसिफाइड रिएक्शन होता है, लो इंटेंसिटी का रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर वह पैथोजन दोबारा अगर बॉडी में इंटर करता है, सपोज हम लोग टाइफाइड का जो वैक्सीनेशन है वो पहले ही बच्चा को बचपन में दिला दिए, ठीक है, अगर वह टाइफाइड का अगर पैथोजन दोबारा अगर उसके बच्चे के बॉडी में अगर जब जाता है तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी के सेल है, जो बी लिम्फोसाइट सेल है, वो क्या करेंगी? लार्ज अमाउंट ऑफ हाई इंटेंसिफाइड प्रोडक्शन करेंगी एंटीबॉडी का और तुरंत जाकर के क्या होगा? वो जो टाइफाइड का जो पैथोजन था वह एंटीबॉडी वहाँ पर जाएगी और उसको जाकर के डिस्ट्रॉय कर देगी, मतलब हाई इंटेंसिफाइड रिएक्शन वहाँ पर होगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि फर्स्ट जो एनकाउंटर होता है उसमें हमारी बॉडी लो इंटेंसिटी रिएक्शन को दिखाता है और जब उसी का जब दोबारा इनकाउंटर होता है उसी पैथोजन का, तो उस समय में हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है? हाई अमाउंट ऑफ हाई इंटेंसिफाइड रिएक्शन को प्रोड्यूस करती है, लार्ज टाइप ऑफ एंटीबॉडी का तुरंत प्रोडक्शन होता है और तुरंत जाकर के उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्लियर है? इस तरीके से हमारी बॉडी जो हो एनाम्नेस्टिक रिएक्शन दिखाती है, एनामेटिक रिस्पॉन्स दिखाती है और जाकर के उस पैथोजन का डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लियर? अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहला है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? तो हमारी जो सेल्स है वो जो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन करेगी वो क्या है? स्पेसिफिक है। मतलब अगर कोई टाइफाइड का बना हुआ एंटीबॉडी है तो वो जो टाइफाइड की जो एंटीबॉडी है वो टाइफाइड पे ही जाके इफेक्टिव करेगी, ना कि
बैक्टीरिया पे या फिर अदर जो पैथोजन ग्रोथ था या अदर जो वायरल ग्रोथ था उस पर जाकर के वो रिएक्ट नहीं करेगी। मतलब स्पेसिफिसिटी है, मतलब हर एक पैथोजन का अपना अपना एक एंटीबॉडी है जो कि उसको जाकर के मारता है, डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद आया है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, डाइवर्स है, बहुत सारी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में जो अनेक एंटीजन और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इम्यूनिटी है वह इस चीज़ को देखती है, इस चीज़ को परखती है कि आखिर ये जो एंटीजन है ये क्या हमारी बॉडी का है या फिर फॉरेन एंटीजन है। अगर एंटीजन अगर स्वयं हमारी बॉडी का अगर है तो हमारी बॉडी इस चीज़ को देखती है कि वो हमारा एंटीजन है, और मैक्रोफेजेस या फिर जो हमारी इम्यून सेल्स थी वो क्या करती है, उसको जो है नहीं मारती है। तो किस पे अटैक करती है, फॉरेन एंटीजन पे, वायरल एंटीजन पे, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पे जाके एक्ट करती है, ना कि हमारे सेल्स को जाकर के डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन हाइपर केस में, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि यही जो हमारी बॉडी की स्पेसिफिसिटी है कि हमारी जो सेल है वो पहचानना भूल जाती है कि हमारा ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, और जाकर के वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगती है, और उससे हमारा बॉडी जो है फिजियोलॉजी में डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्टर्बेंस आता है हमारा बॉडी का फिजियोलॉजी पर। क्लियर है। अच्छा, ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। क्लियर। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि मेमोरी। जैसा कि मैंने फर्स्ट में भी डिस्कस किया, मेमोरी। हमारे इम्यून सेल्स के पास अपनी मेमोरी है, वो मेमोरी स्टोर करके रखते हैं, और आगे चल के अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन का इनकाउंटर होता है तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स को भी दिखाती है, और जब उसी का जब सेकेंड रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब सेकेंडरी दोबारा जब वो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो क्या करेगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगा हमारा बॉडी, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स करके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स दे करके वो हमारी बॉडी जो है, हमारी इम्यूनिटी जो है वह पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है। क्लियर है। इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड किया, हमने पहले डिस्कस किया, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है वो क्या करेंगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है। बी लिम्फोसाइट किसका प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडी का। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि कौन सी जो है सेल्स है हमारी बॉडी में जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, और कौन जो है उसको हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एंटीबॉडी में एक एंटीबॉडी है यहाँ पर IgA, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी है जिसका कौन प्रोडक्शन करता है, हमारी बी लिम्फोसाइट्स सेल। इसके बाद आता है टी लिम्फोसाइट सेल्स। तो टी लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं वो डायरेक्ट कोई भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इस बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराने में। ठीक है। तो ये हमारे 2 टाइप की सेल हुई, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो कि क्या रोल कर रहा है यहाँ पर। एक तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहा है, और टी लिम्फोसाइट उसको हेल्प कर रहा है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन में। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कैसे हमारे बॉडी में होता है, कौन से ऑर्गन जो होते हैं इसका प्रोडक्शन करते हैं, और किस प्रकार से यह बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट से वो AMI और CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये दोनों कैसे प्रोवाइड करते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, उसका हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन करें। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है हमारी बोन मैरो सेल के द्वारा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बोन मैरो, क्या है, बोन मैरो, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है किसका, सेम आपको जाके बी लिम्फोसाइट का और टी लिम्फोसाइट का। क्लियर। तो बोन मैरो में जो है वो कमिटेड स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग CSC को क्या बोलते हैं, कमिटेड स्टेम सेल, कमिटेड स्टेम सेल। ठीक है।
ये कमिटेड स्टेम सेल्स जो होता है वो ब्लड से ट्रांसफर होते हुए ये कहाँ पर पहुँचते हैं, थाइमस के कॉर्टेक्स रीजन में पहुँचे हैं। कहाँ पे पहुँचते हैं, थाइमस के दो रीजन, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो थाइमस के कॉर्टेक्स रीजन में कौन पहुंचा, सीएससी से। सीएससी सेल जो होता है वो बोन मैरो से ट्रेवल करते हुए कहाँ पर आया, थाइमस के कॉर्टेक्स रीजन में। क्लियर। थाइमस के कॉर्टेक्स रीजन के आने के बाद इस जो सीएससी जो सेल था, कमिटेड स्टेम सेल था, उनका क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ। कहाँ पर, थाइमस के कॉर्टेक्स सेल में। ठीक है। और वो कन्वर्ट हुआ टी लिम्फोसाइट्स में। ठीक है। लेकिन ये कमिटेड स्टेम सेल जब थाइमस के कॉर्टेक्स सेल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन तो हो जाता है, लेकिन ये टी लिम्फोसाइट अभी भी क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ठीक है। तो इनका मैचुरेशन कहाँ पर होता है, तो ये जो है मैचुरेशन के लिए थाइमस के कॉर्टेक्स रीजन से थाइमस के मेडुला रीजन पे पहुँचते हैं। कहाँ पे पहुँचते हैं, थाइमस के मेडुला रीजन पर। ठीक है। और थाइमस है उसका जो मेडुला रीजन है वहाँ पर टी लिम्फोसाइट का क्या होता है, मैचुरेशन होता है। क्या होता है, मैचुरेशन। अब मैचुरेशन होने के बाद फाइनली ये जो कमिटेड स्टेम सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी टी लिम्फोसाइट्स सेल्स पे। ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टी लिम्फोसाइट सेल में। क्लियर। और उसके बाद ये टी लिम्फोसाइट्स क्या होगा, जाकर के सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाकर के स्टोर हो जाएंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन किसको बोलते हैं, स्प्लीन हो गया, ये सारा क्या हुआ, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहाँ पर टेम्प्रोरी जो है वो ये लोग जितना भी जो इम्यूनिटी के सेल है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वहाँ पर जाकर के उनका क्या होता है, स्टोरेज होता है। क्लियर। स्टोरेज हाउस बोल सकते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का हम लोग, क्या, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्लियर। तो ये हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में कि बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर सेम बोन मैरो से कमिटेड स्टेम सेल का फॉर्मेशन हुआ और यही कमिटेड सेल अगर बोन मैरो में ही इसका मल्टीप्लिकेशन और मैचुरेशन अगर हो गया तो ये कमिटेड सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, बी लिम्फोसाइट्स में। बट हेयर जानने वाली बात यह है कि जो बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट बोन मैरो की नहीं है, ये बी लिम्फोसाइट किसके नाम से है, बर्सा ओरिफिकस। तो बर्सा से क्या हुआ, बी बना, ना कि बोन मैरो से बी बना। ठीक है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, बोन मैरो से कमिटेड स्टेम सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये कमिटेड स्टेम सेल मल्टीप्लिकेशन और मैचुरेशन अगर बोन मैरो में हो गया तो किसका प्रोडक्शन किए, बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन किए। और ये जो बी लिम्फोसाइट, यही बी लिम्फोसाइट यहाँ से जाकर के सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पर टी लिम्फोसाइट स्टोर हुए थे वहाँ पर लोग दोनों जाकर के स्टोरेज हाउस हो गया, वहाँ पर जाकर के स्टोर हो गए। तो मतलब बोन मैरो में दोनों का प्रोडक्शन हुआ। कैसे, आपने यहाँ पर देखा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन। क्लियर। अब जो है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बन गया। ठीक है। तो अब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कैसे हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड किया वो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला ये जो बी लिम्फोसाइट थे, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स, तो ये जो बी लिम्फोसाइट सेल थी वो हमारी बॉडी को कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड की, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी बॉडी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और AMI, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडी का रोल होगा। ठीक है। यहाँ पर एंटीबॉडी जो होता है वह इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कौन से सेल में, बी सेल्स में। क्लियर। अब यहाँ पर टी सेल्स, टी सेल जो होता है वह ये अपने आप कुछ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन ये टी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स का हेल्प करते हैं उनको जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन में, और जो है इनका इंक्रीज अमाउंट को इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है, टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर। अब ये टी लिम्फोसाइट, तो इसमें टी लिम्फोसाइट कौन सा प्रोवाइड किया इम्यूनिटी, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CMI। क्लियर। CMI कौन प्रोवाइड किया, टी लिम्फोसाइट सेल्स। AMI कौन प्रोवाइड किया, बी लिम्फोसाइट सेल्स। क्लियर। और ये दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड किया, इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया हमारे बॉडी को। क्लियर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कैसे बोन मैरो से थाइमस के रीजन में और थाइमस रीजन से कॉर्टेक्स रीजन से मेडुला में गया, मेडुला में जाकर के टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन हुआ और फाइनली ये टी लिम्फोसाइट जाकर के सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्टोर हो गया। ठीक है।
इसके बाद सेम बोन मैरो में ही कमिटेड स्टेम सेल के द्वारा मल्टीप्लिकेशन और मैचुरेशन बोन मैरो में ही अगर हो गया तो उससे बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हुआ और बी लिम्फोसाइट में जाकर के परमानेंटली सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाकर के स्टोर हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो बी लिम्फोसाइट्स है वो कौन से इम्यूनिटी को प्रोवाइड किए, एंटीबॉडी मिलिट्री इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जो टी लिम्फोसाइट सेल थे वो कौन से इम्यूनिटी को प्रोवाइड किए, तो CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और इस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। आप पहले इसको नोट डाउन करें। देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला सेकेंडरी लिम्फोइड में नाम आता है स्प्लीन, दूसरा लिम्फ नोड्स, तीसरा टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पेयर पेचेस एंड माल्ट म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये सारा किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का फंक्शन मैं एक बार और बता दूं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो स्टोर हाउस की तरह एक्ट करते हैं हमारे बॉडी में, और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जो है स्टोरेज करने का काम किसका होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का। क्लियर। ये सारे एग्जांपल्स आप नोट डाउन करें और इसको लर्न करें बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्लियर। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो एनसीईआरटी में नोट डाउन है, डी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है वो L2 स्ट्रक्चर होता है। मतलब इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग अगर गौर से देखें तो इसमें दो लाइट चेन, आपको दो लाइट चेन दिख रही होंगी इधर से, और दो हैवी चेन दिख रही होगी। ये आपका लाइट चेन हुआ और ये दो आपका क्या हुआ, ये दोनों लाइट चेन हुआ, ये दोनों हैवी चेन हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको H2L2 स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है इसमें मेनली दो पार्ट है। कौन कौन सा, सबसे पहला पार्ट है वेरिएबल रीजन और दूसरा पार्ट है कांस्टेंट रीजन, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इसका जो ये वाला पार्ट है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये जो एंटीबॉडी है, इसको अगर मैं ऐसे हटा दूं इसको, तो ये वाला जो पार्ट हुआ एंटीबॉडी का, तो ये वाला कौन सा पार्ट हुआ, आपको जाके वेरिएबल रीजन हुआ। और बाकी ये जो पार्ट हुआ ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट रीजन बोलेंगे। इसको वेरिएबल रीजन बोलने का मेरा कारण है कि यह जो एंटीबॉडी का जो ये रीजन है, एंटीजन वाला, जहाँ पर एंटीजन साइट एंटीजन आकर के जुड़ेंगे, तो ये अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग साइट प्रेजेंट होता है हमारी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में। मतलब अगर कोई सपोज कोई एंटीजन अगर आ रहा है L1, तो L1 के लिए यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या होगा, अलग होगा, L2 के लिए अलग होगा, B2 के लिए अलग होगा। मतलब अलग अलग एंटीजन का अलग अलग एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा और ये बार बार ये एंटीजन में ये चेंज होगा। और बाकी इसके बाद वाला जो ये स्ट्रक्चर है पूरा वाई स्ट्रक्चर, हाफ वाई स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट रीजन, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये हैवी चेन देखें तो हैवी चेन को दो जोड़ो, ये जो हैवी चेन है, इन दोनों के बीच ये बॉन्ड दिख रहा होगा। तो जो हैवी चेन है वो दोनों को जोड़ कर रखने वाला जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करते हैं, दोनों स्ट्रक्चर को दोनों को अटैच करके रखने में हेल्प करते हैं। क्लियर। आपका कोई एंटीजन है, वो यहाँ से एंटीजन आएगा और इस एंटीजन बाइंडिंग साइट में जाकर के अटैच हो जाएगा और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होकर के एंटीबॉडी बन जाएगा और ये आगे जाकर के इम्यून का रिस्पॉन्स देगा हमारी बॉडी में। क्लियर है। एंटीबॉडी में मेनली क्या आपने पढ़ा, दो लाइट चेन हुआ और दो हैवी चेन हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों जुड़ा हुआ है, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है और उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर मिलकर के एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाया और ये एंटीबॉडी क्या करता है, जाकर के हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। क्लियर। एंटीबॉडी। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे IgG, IgA, IgM, IgG, ये सारे टाइप को एंटीबॉडी को हम लोग अब बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन सा एंटीबॉडी हमारे प्रेजेंट है और वो कौन कौन सा फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। तो आप लोग इसे नोट डाउन करें। अब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लियर। सबसे पहला एंटीबॉडी का अगर डिस्कशन करते हैं, सबसे पहले एंटीबॉडी है वो है हमारी IgA टाइप एंटीबॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एंटीबॉडी।
ठीक है। जो ये अल्फा एंटीबॉडी है वो अराउंड 10% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसका कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, तो जितने भी हमारे बॉडी के सिक्रेशंस है वहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो हमारी IgA टाइप एंटीबॉडी होगी। वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी IgA टाइप एंटीबॉडी, जितने भी बॉडी सिक्रेशन है वहाँ पे। क्लियर। इसके बाद जो मदर्स का फर्स्ट मिल्क जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें एबंडेंट फॉर्म में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो वो है IgA टाइप एंटीबॉडी। क्लियर। इसके बाद जो है IgD टाइप एंटीबॉडी, IgD जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टाइप एंटीबॉडी, जो है अराउंड 1 to 3% जो ये एंटीबॉडी है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारी बी लिम्फोसाइट सेल जो होती है, बी सेल जो होती है, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होती है। कौन सी एंटीबॉडी, IgD टाइप एंटीबॉडी। क्लियर। इसका फंक्शन क्या है, तो एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन, और साथ ही के साथ इसका जो सारा मेन एरिना है वो क्या है, जितने भी बॉडी सरफेसेस हैं, अगर सरफेस की बात अगर होती है तो सरफेस में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो IgD टाइप एंटीबॉडी। लेकिन अगर बॉडी सिक्रेशंस की अगर बात हो रही है तो बॉडी सिक्रेशन में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, IgA टाइप एंटीबॉडी। क्लियर। IgA और IgD टाइप एंटीबॉडी। हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर एंटीबॉडीज़ में ही 3 और एंटीबॉडीज़ बच गई थी। तो सबसे तीसरी जो वाली एंटीबॉडी है वो IgE टाइप एंटीबॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं एलर्जिक एंटीबॉडी। जब हमारी बॉडी में फॉरेन एंटीजन के द्वारा जब एलर्जी होती है तो उस समय में जो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, होने वाली एंटीबॉडी जो है वो कौन है, IgE टाइप एंटीबॉडी। ठीक है। यह एंटीबॉडी मेनली एक्स्ट्रा वेस्कुलर होती है, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स के बाहर प्रेजेंट होती है, और मेनली एलर्जिक एंटीबॉडी है तो एलर्जी होने पर ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। एलर्जिक एंटीबॉडी IgE टाइप एंटीबॉडी। क्लियर। जिसकी परसेंटेज है 0.5%, सबसे कम अगर कोई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो वो है IgE टाइप एंटीबॉडी। क्लियर। IgE टाइप एंटीबॉडी के बाद आता है IgG टाइप एंटीबॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं गामा इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। क्लियर। तो गामा सबसे ज़्यादा एबंडेंट फॉर्म में अगर कोई एंटीबॉडी हमारी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में तो वो IgG टाइप एंटीबॉडी होती है। अराउंड 75% जो है हमारी बॉडी में यह एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। क्लियर। अगर हम IgG टाइप एंटीबॉडी की अगर बात करें तो मेनली सर्कुलेटरी एंटीबॉडी है, हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो फर्स्ट अपीयर्ड एंटीबॉडी जो होती है वो कौन सी एंटीबॉडी है, तो IgG टाइप एंटीबॉडी। क्लियर। सबसे पहले अपीयर होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, तो IgG टाइप एंटीबॉडी। क्लियर। क्योंकि प्लेसेंटा बैरियर को जो होता है वो क्रॉस करके चली जाती है, इसलिए IgG टाइप एंटीबॉडी सबसे पहले हमारी बॉडी में अपीयर होती है। क्लियर। इसके बाद जैसा मैंने बताया कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर, प्लासेंटा के बैरियर को ये क्लोज कर देती है, क्लोज करके अंदर चले जाते हैं प्लेसेंटा के, इसलिए फर्स्ट अपीयर्ड एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgG टाइप एंटीबॉडी। क्लियर। इसके बाद आता है IgM टाइप एंटीबॉडी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि IgG टाइप एंटीबॉडी सबसे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, 75%। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो 75% में IgG टाइप एंटीबॉडी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यह जो IgG टाइप एंटीबॉडी है वो क्या क्रॉस करती है, प्लेसेंटल बैरियर को केवल IgG टाइप एंटीबॉडी ही क्रॉस कर पाती है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद अगर क्वेश्चन में आता है फर्स्ट अपीयर्ड एंटीबॉडी, कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन अगर होता है तो सबसे पहला मिलने वाला जो एंटीबॉडी होगा वो कौन होगा, तो IgG टाइप एंटीबॉडी होगा। क्लियर। इसके बाद आता है IgM टाइप एंटीबॉडी, इसको हम लोग म्यू एंटीबॉडी बोलते हैं। क्लियर। तो IgM टाइप एंटीबॉडी क्या है, तो IgM टाइप जो एंटीबॉडी है वह एक्यूट इन्फेक्शन, कोई भी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्टेड एजेंट पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे पहला बनने वाला सिंथेसिस होने वाला सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो IgM। लेकिन फर्स्ट अपीयर्ड एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो IgG टाइप एंटीबॉडी। क्लियर है।
IgG फर्स्ट एपियर्ड एंटीबॉडी और फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो IgM टाइप एंटीबॉडी। क्लियर है आपको। इसके बाद फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी है IgM, ओल्डेस्ट एंटीबॉडी है। क्लियर। इसके बाद क्या है, सोस इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। अब इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन को कैसे वो प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इतने सारे 5 एंटीबॉडीज हम लोगों ने डिस्कस किया, पांचों एंटीबॉडीज में अगर हमने देखा तो केवल IgG टाइप एंटीबॉडी थी, वही प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर रही थी। क्लियर है यहाँ पर। लेकिन अब होता क्या है कि कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि जो IgM टाइप एंटीबॉडी है वो बच्चे के यूट्राइन लाइफ, यूट्रिन का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके उस यूट्राइन लाइफ में उस बच्चे के ब्लड में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पर इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो वो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन किसने किया, IgM टाइप एंटीबॉडी। हमेशा नहीं करता है, कब करेगा, डिफरेंट सिचुएशन में। क्लियर। तो IgM टाइप एंटीबॉडी क्या करता है, आपको इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन को शो करता है। क्लियर। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमने देखा, IgG टाइप एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, फर्स्ट एपियर्ड एंटीबॉडी है। IgM टाइप एंटीबॉडी इंट्रायूट्राइन लाइफ में इन्फेक्शन काउज करता है। सबसे पहला सिंथेसाइज होने वाला कौन सा एंटीबॉडी है, IgM टाइप एंटीबॉडी। इसके बाद उसके बाद हमने डिस्कस किया IgE टाइप एंटीबॉडी, मतलब एलर्जिक एंटीबॉडी। जब भी हमारे बॉडी में एलर्जी होगा तो कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, तो IgE टाइप एंटीबॉडी। क्लियर एंटीबॉडीज। अब आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक्स जो कि हमारे NCERT के अकॉर्डिंग जो पीछे थे उनको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे मैंने इन टॉपिक को पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले NCERT के अकॉर्डिंग दिया हुआ है आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन या फिर बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन। तो ये जो बॉडी ऑर्गन का रिजेक्शन जो होता है उसके लिए मेनली जो हमारा इम्यूनिटी जो वहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है वो है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम लोग CMI बोलते हैं। जो कौन प्रोवाइड कर रही थी, बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है। तो कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, सपोज कोई अदर बॉडी का ऑर्गन को अगर हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कोई अनदर बॉडी के ऑर्गन में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड स्क्रीनिंग होता है, MHC मेजर हेपेटोब्लिटिक कॉम्प्लेक्स का जो है वहाँ पर टेस्ट किया जाता है, टिश्यू मैचिंग होता है, उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग होता है। ये सारे अनेकानेक मेथड को टेस्ट करने के बाद कोई भी ऑर्गन को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। क्लियर है। तो सम केसेस में क्या होता है कि इनका रिजेक्शन होता है। तो रिजेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पर, तो हमारा जो बॉडी का जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी ऑर्गन का रिजेक्शन के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो NCERT के अकॉर्डिंग टॉपिक है उसमें दिया हुआ है कि कोई भी हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में दिया हुआ है। जो हम लोग वैक्सीनेशन को जो मैंने पहले पढ़ाया था कि कोई भी चाइल्ड है उसको हम लोग वैक्सीनेट करते हैं, जब प्रोफाइलेक्सिस हम लोग वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं। तो पहला एनकाउंटर होता है जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन, फॉरेन एंटीजन का, तो पहला एनकाउंटर जो होता है वो क्या होता है, लो इंटेंसिफाइड होता है। और जब उसका सेकंड जब इनकाउंटर होता है, दूसरा बार जब एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम लार्ज अमाउंट ऑफ, मैसिव अमाउंट में जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। और वो एंटीबॉडी क्या करता है, उस एंटीजन को जाकर के मारता है और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद उसी टॉपिक में दिया हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हेपेटाइटिस बी का जो था, अभी बहुत सारे आपको जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बहुत सारे वैक्सीनेशन को बनाया जा रहा है और बनाया जा भी चुका है। और बनाने के दौरान जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अनदर वैक्सीनेशन को खोज रहे हैं, जिससे कि जो बहुत सारा जो मेजर डिजीज़ है जिससे बहुत सारा डेथ हो रहा है उसको रोका जा सके। तो उसी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था उसके थ्रू हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन बनाया गया था, जो कि किससे बना था, ईस्ट से बना था। क्लियर है। इसके बाद
हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी डिस्कस करती है थोड़ी सी ग्राफ्टिंग के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारी एनसीईआरटी में ग्राफ्टिंग के बारे में दी हुई है, तो हम लोग थोड़ा ग्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक, सपोज हम लोग का बॉडी पार्ट्स में कोई भी एक पार्ट बॉडी का जो ऑर्गन है उसको मान लीजिए हम लोग को वहाँ पर सेकंड में लगाना पड़ता है, स्किन का मान लीजिए डिस्पर्जन कराना है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला ऑटोग्राफ्ट होता है, दूसरा आइसोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट और हेट्रोग्राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं।